हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में उसका एनालिसिस करूंगा। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, और उससे आप बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में उसको ले जा सकते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमें पता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। आज जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ये पेपर 2 का है। पेपर 2 के 30 क्वेश्चन जो सीडीपी के पूछे गए हैं, यानी कि जूनियर लेवल का। इनका जो लेवल होता है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट होता है। जो पेपर 1 में सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और उसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। हाँ, अब इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है यहाँ पे, जिससे जो लोग जिनका मीडियम दूसरा है, कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, तो वो अपने मीडियम के अनुसार क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, डेवलपमेंट का जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं बात कर चुका हूँ इस चीज़ की। आपको पता होगा, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और उस टॉपिक में मैंने बात किया था कि जो प्लाटो प्लाटो और सुक्रेट्स, इन दो लोगों का मानना था कि जो भी हमारे अंदर खूबियां या ट्रेट्स हमारे अंदर आती हैं वो नेचुरली जन्म के समय से ही हमारे माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, जो भी ट्रेट हो या खूबियां हो या कमियां हो वो सारे हेरिडिटी की वजह से हमारे अंदर आती हैं। लेकिन वहीं पर जे लोकी एंड टेब्यूला रासा ने जे लोकी एंड टेब्यूला रासा ने उनका मानना था कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो एक सफ़ेद बोर्ड की तरह होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, खाली, और जो आसपास का माहौल या इन्वायरमेंट जो वो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका उनके ऊपर रंग चढ़ता है, असर होता है, और वो उनका जो डेवलपमेंट या विकास होता है वो उसी पर निर्भर होता है, आसपास के माहौल पे। ठीक है, लेकिन हम उसी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में ही मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो प्लाटो, सुक्रेट्स और जे लोकी, टेबुला रासा, इन दोनों के थ्योरीज को कंबाइन करके डेवलपमेंट होता है। यानी कि कुछ असर हमारे अंदर हमारे माता पिता से भी आते हैं हेरिडिटी के रूप में, और कुछ हमारे अंदर हमारे आसपास के माहौल और इन्वायरमेंट, आसपास के माहौल का भी हमारे ऊपर असर होता है, और उसकी वजह से हमारा विकास एक खास तरीके से होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो हर इंसान के बीच में पाया जाता है, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो उस पर किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इन्वायरमेंट का, दोनों का फैक्टर इस पे बराबर असर डालता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से अपना आंसर देख सकते हैं। आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर मैं जब आंसर बताता हूं तो आप चेक कर सकते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें डेवलपमेंट की मैंने पूरी बात की थी कि विकास क्या होता है, किस तरीके से होता है, बच्चों का दिमाग, जो बच्चे का एक दिमाग होता है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। आपको पता है कि अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। अब इसका ऑप्शन अगर आप देखिए तो पहला पॉइंट कह रहा है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डर में आगे बढ़ता रहता है।
तो ये एक पॉइंट मैंने डेवलपमेंट में बताया भी था कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट भी सही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक फिक्स समय के लिए नहीं होता है, ये पूरे जीवन के अंतराल में होता है और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तीसरा पॉइंट है एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। इसका आंसर आप देख सकते हैं यही होगा। ये कह रहा है कि जन्म के समय ही जो किसी भी बच्चे का विकास का नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये आप पहले ही बता सकते हैं जन्म के समय। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जन्म के समय आप बच्चे का विकास किस तरह से होगा आप नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि सेवरल रिसर्च स्टडीज शोज दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। बहुत सारे रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो टीचर है वो लड़कों से ज़्यादा इंटरेक्शन करता है क्लास में, लड़कियों से बहुत कम इंटरेक्शन करता है या बातचीत करता है, जो भी उनके बीच के आपस के बीच की बातचीत होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इन 4 ऑप्शन में से इसका एग्जैक्ट करेक्ट सही एक्सप्लेनेशन हम किसे कहेंगे? तो देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। लड़कों को लड़कियों की तुलना में ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये गलत है। ऐसा कोई भी थियोरी नहीं है जो प्रूव हुआ हो जिसमें ये साबित हो पाए कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है उनके विकास में। दूसरा पॉइंट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। इसका आंसर हम यही टिक करेंगे कि ये एक जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। जेंडर बायस मतलब क्या होता है? जेंडर आप जानते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, पुरुष और महिला। ठीक है, तो और बायस का मतलब आप जानते हैं पक्षपात होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मेल बायस्ड का उदाहरण है, मतलब पक्षपात का एक उदाहरण है। हमारा समाज इस तरीके से बढ़ता चला आया है जिसमें हम अक्सर, आपने सुना होगा, अपने आसपास देखा भी होगा कि महिलाओं के साथ बहुत हद तक बहुत चीज़ों में पक्षपात होता है जो फीमेल जेंडर के साथ होता है। तो ये उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है कि स्टडीज में भी ये शो करता है कि जो टीचर है वो ज़्यादा अटेंशन लड़कों की तरफ देता है बजाय कि लड़कियों को। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 पे। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम किसे कहते हैं। बाल विकास में प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव हम किसे कहेंगे? जो हमें पीछे की तरफ ना ढकेलता हो, जो हमें एक आगे की तरफ हमारे जीवन को ले जाता हो। जैसे आपने देखा होगा, अपने आसपास के माहौल में ही बहुत ऐसी रिचुअल्स थी, बहुत ऐसे लोगों की मान्यताएं थी जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती थी। तो उसको हटा करके ऐसे कॉन्सेप्ट को अपनाया गया जिससे कि आदमी, इंसान जो है वो आगे की तरफ बढ़े, वो पीछे की तरफ ना हटे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी उसी को कहते हैं, ऐसी शिक्षा जो हमें आगे की तरफ बढ़ाए, वो हम पीछे की तरफ हमें हमारे पैरों को ना बांधे। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये 4 पॉइंट दिया है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। इसका आंसर भी यही होगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी चाइल्ड के पोटेंशियल और कैपेबिलिटी पर विश्वास करना। किसी भी जो बच्चा है उसकी कितनी क्षमता है या उसकी कितनी संभावना है, उस पर विश्वास करना। जब कोई भी टीचर अपने जो उसके क्लास का जो बच्चा है उसके पोटेंशियल और कैपेबिलिटी पर विश्वास करता है तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, वो और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है और बेहतर बनने की कोशिश करता है। और जब वो बेहतर बनने की कोशिश करेगा उसी को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
इसके जो 3 पॉइंट हैं आप उसको आराम से देख सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सेंट्रल पॉइंट हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। हम नॉर्मल बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दें या उनको असेस कर दें, उनका जांच कर दें, तो इससे उनको आगे बढ़ने में किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। थर्ड पॉइंट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। हम उन्हें मोटिवेशन दें और उनका जो असेसमेंट का एक पैरामीटर बना लें, एक मापदंड बना लें, तो उससे भी उस बच्चे के प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये सेंट्रल पॉइंट नहीं हो पाएगा। और चौथा पॉइंट है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, कि किताब का जो बुक हमें मिला हुआ है उसी के को केंद्र में रख के अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो नई नई चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, वो सिर्फ किताबी जानकारी उसके पास इकट्ठा हो पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, आप वीडियो को पॉज करके फिर से क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विथ स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड। अब ये कह रहा है कि किसी भी टीचर को कौन से इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर अडाप्ट करना चाहिए अगर उसके क्लास में विजुअली चैलेंज मतलब दृष्टिबाधित कोई बच्चे हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित कोई बच्चे हैं तो उनके साथ टीचर को क्या अपने अंदर अडाप्ट करना चाहिए कि उन बच्चों को वो आसानी से पढ़ा पाए या समझा पाए। अब दृष्टिबाधित बच्चे मतलब आप समझ रहे हैं जो बच्चा ठीक से देख सुन ना पाए। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। अब विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब कोई देखने वाला प्रेजेंटेशन को क्लास में रखना। तो देखिए जब बच्चा देख नहीं पा रहा है, वो दृष्टि बाधित है, तो विजुअल देखने वाले प्रेजेंटेशन को जब वो देख नहीं पाएगा तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली। अब दूसरा कह रहा है कि उसे अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि जो बच्चा है वो उसको नज़दीक रूप से देख पाए। जब बच्चा दृष्टि बाधित है तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट। अब लिखने वाले टास्क देने चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है। इससे बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चे को समझने में मुश्किल होगी, वो आसानी से समझ नहीं पाएगा, वो दृष्टि बाधित है, विजुअली चैलेंज है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि फोर्थ वाला ही होगा कि साफ साफ बोलना, स्पीक क्लियरली मतलब हम बहुत साफ आवाज़ में बोलें ताकि वो बच्चा सुन पाए। देख नहीं सकता है लेकिन आसानी से सुन तो सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि टच एंड फील मटेरियल। आपको पता होगा जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं वो चीज़ों को टच करके महसूस करके वो सीखते हैं या पढ़ते हैं, उनकी एक अलग भाषा भी होती है। तो उन सब चीज़ों को अब अगर उस किसी टीचर को एक विजुअली चैलेंज बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो का समझाना है, मैंगो के बारे में, तो वो मैंगो को अगर बच्चा वो टच करेगा, फील करेगा, तो वो आसानी से समझ पाएगा कि ये जो फल है मैंगो ये किस तरह का होता है और उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो टच एंड फील मटेरियल्स का यूज करके और साफ साफ बोल करके जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जिसमें हम एक दूसरे को सहयोग करके चीज़ों को सीखें। जैसे क्लासरूम में यही तो होता है, टीचर ने अगर 3 बच्चों को, क्लास में 3 बच्चे हैं और कोई टीचर ने 3 बच्चों को समझाया, तो अगर वो एक बच्चे को कुछ पॉइंट समझ में आया, एक को कुछ और समझ में आया, तीसरे का, सबका जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है, उनका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, सब अलग राय रखते हैं, अलग चीज़ें सोचते हैं। तो जब वो तीनों आपस में डिस्कस करेंगे तो वो एक दूसरे की जो थियोरी है या कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे से सहयोग करके सीखना। तो इसके लिए
क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है कि अब देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इसको हम प्रमोट करेंगे, क्लास में बहुत सारा कोऑपरेटिव लर्निंग के फ़ायदे बच्चों को आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे उनका जो एजुकेशन है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत राइट डायरेक्शन में होगा। और इसी एजुकेशन या इसी डायरेक्शन को हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो कोऑपरेटिव लर्निंग है और ट्यूटोरिंग है वो प्रमोट करना चाहिए। पीयर ट्यूटोरिंग मतलब होता है कि बच्चे जो आपस में एक दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम को अगर मैं एक वर्ड में बात करूं, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, तो आप खुद सोचिए कि क्या ये तरीका सही है कि एक जो टीचर है उसने आया ब्लैक बोर्ड पे बुक से देख करके पढ़ाया, 3 बच्चे हैं तीनों अपना समझे, टीचर वो अपना बुक का सिलेबस या करिकुलम खत्म करके वो क्लास से बाहर चला जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको हम इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं कहेंगे। इसमें सिर्फ टीचर आया, उसने बच्चों को बताया और वो चला गया। वो उस चीज़ को एसेस नहीं कर रहा है, बच्चों के अंदर वो भावना पैदा नहीं कर रहा है। तो जो बच्चे हैं वो भटक जाएंगे, उनका डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में नहीं होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर आता है, कोई चीज़ बताया, पढ़ाया, उसको समझाया, उसके बाद से बच्चे उस चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। फिर उन बच्चों को टीचर इस तरीके से व्यस्त करता है, उनको बिजी करता है कि बच्चे एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से बात करते समय वो समझें चीज़ों को। जब ऐसा वो करते हैं तो वो एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और इससे उनको समझने में बहुत आसानी होगी। हम जानते हैं कि सभी लोगों का, सभी बच्चों का दिमाग एक इंडिविजुअल ब्रेन है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो सब अलग अलग दिमाग है। तो अगर हमने कोई चीज़ बताया भी किसी बच्चे को, तो एक बच्चा कुछ और समझेगा, दूसरा उसको किसी और तरीके से समझेगा, और तीसरा बच्चा किसी और तरीके से समझेगा। लेकिन जब वो तीनों आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे, आपस में उनका इंटरेक्शन होगा, तो वो एक दूसरे की भावना को समझेंगे। एक बच्चा ये समझ सकता है, समझेगा कि हाँ उसने तो इस तरीके से सोचा था, और उसका जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, वो इसको दूसरे तरीके से सोच रहा है, और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ठीक है, तो इसी को, इस कंबाइन एजुकेशन पॉलिसी को ही, सिस्टम को ही हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब कह रहा है कि इन 4 पॉइंट में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए इन 4 में से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, प्रोमोटिंग कम्पिटिटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इंक्लूसिव क्लासरूम का सबसे बेहतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। पहला कह रहा है डिसलेक्सिक लर्नर्स। देखिए डिसलेक्सिक मतलब होता है, हिंदी में तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि पठन अक्षमता। लेकिन डिसलेक्सिक का मतलब होता है वो बच्चे जिनको पढ़ने में, समझने में बहुत मुश्किल होती है, वो बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ या समझ नहीं पाते हैं, उनका दिमाग क्रिएटिव बहुत होता है। ठीक है, लेकिन उनका पढ़ाई में जो उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, ऐसे बच्चों को डिसलेक्सिक कहा जाता है। तो डिसलेक्सिक लर्नर लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, ये करेक्ट मैच है कि जो डिसलेक्सिक लर्नर्स हैं, जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है और लिखने में भी उनको दिक्कत होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर।
वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 9 आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, एबिलिटी टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि किसी भी समस्या को अलग अलग तरीकों से सॉल्यूशन निकालना, ये किसकी खासियत है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि ये क्रिएटिव चिल्ड्रन की खासियत होती है। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो एक सवाल का अलग अलग तरीके से जवाब निकालता है। ठीक है, जो बच्चे क्रिएटिव नहीं हैं वो कोई चीज़ पढ़े, कोई चीज़, कोई फार्मूला याद किए, अगर मैथ की बात करूं तो सीधे उस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करता है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर अगर बच्चा क्रिएटिव है तो वो जो याद किया हुआ फार्मूला है उस पर कूदने के बजाय वो डायरेक्टली अपने दिमाग को इस तरीके से दौड़ाता है कि वो अलग अलग रास्तों से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाए। तो ऐसे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए फिर से वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विथ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब आप जानते हैं होता है रचनावादी। ठीक है, तो रचनावादी माहौल को इनमें से कौन सा, जो 4 पॉइंट दिए हैं इनमें से कौन सा 4 जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है एक रचनावादी माहौल के लिए। पहला कह रहा है कि स्टूडेंट वर्क कोलाबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग। ये तो सही है, नॉट पूछ रहा है ना कौन सा इसमें कंसिस्टेंट नहीं है। अगर बच्चे एक साथ कोलाबोरेट करके काम करते हैं, एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो ये तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावादी ही माहौल बनता है इससे। दूसरा पॉइंट है टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग। देखिए इसका भी यही सही है, जो टीचर है वो अलग अलग आइडियाज एक्सपीरियंसेस को उसमें शेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, तो ये भी एक रचनावादी माहौल का ही निर्माण करेगा, रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट माहौल बनाएगा। तीसरा पॉइंट है टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा, फर्स्ट सेकेंड इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक स्पेसिफिक, ठीक है, असेसमेंट का स्ट्रेटजी बना ले। जैसे हम जानते हैं कि मार्क्स जो एग्ज़ाम होता है उसके नंबर, बहुत जगह आपने सुना है कि मार्क्स को ही एक स्पेसिफिक जो असेसमेंट है ना, हर स्कूल में होता है कि स्पेसिफिक असेसमेंट किसके बेस पे होता है, मार्क्स के, उसके एग्ज़ाम में पूछे गए लाए गए नंबर के ऊपर उस बच्चे का असेसमेंट होता है। ठीक है, तो इससे कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनावादी माहौल का निर्माण नहीं होता है। ये क्या हो रहा है कि एक चीज हमने एक पैटर्न पकड़ लिया और उसी पर लगातार काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा जो दिमाग है वो अलग अलग जो छोटी छोटी स्पेस है उसमें हमारा दिमाग नहीं जा पाएगा। ये हम एक सेट पैटर्न पे, जिसको हम कहते हैं कि रटा रटाया चीज हम करते चले जाएं, तो इससे रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट माहौल नहीं बन पाएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रादर देन डैश। ठीक है, अब 4 ऑप्शन है। एक टीचर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टीचर अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए इसके लिए, ना कि इसके लिए। तो पहला वाला किसके लिए इनकरेज करना चाहिए और दूसरा वाला जिसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप यहाँ से देखिए परफॉर्मेंस गोल्स एंड लर्निंग गोल्स। बच्चे को परफॉर्मेंस गोल पर के लिए टीचर को इनकरेज करना चाहिए और लर्निंग के लिए नहीं। ये गलत है, क्योंकि लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, सीखना इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, उसका प्रदर्शन कैसा होता है वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, सीखा है, तो आप, अगर आपका परफॉर्मेंस खराब भी होता है तो आप अपनी गलतियों से सीख करके वापस से इस परफॉर्मेंस को बेटर कर लेंगे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। लर्निंग गोल, टीचर जो होता है उसको बच्चों को सीखने पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए, परफॉर्मेंस पर नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कभी भी सुधर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग? इन चार में से कौन सा लर्निंग का मीनिंगफुल फैसिलिटेशन नहीं है? चार ऑप्शन में से तो आप देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर यही हो जाएगा। प्रोमोट करना रिपीटिशन एंड रिकॉल को, किसी चीज को याद कर लेने को प्रोमोट करना, याद कर लेना। ये अगर हम इस चीज को बढ़ावा देंगे क्लास में किसी बच्चे को कि तुम कोई भी चीज याद कर लो बजाय उसके समझने के, तो ये कभी भी लर्निंग का जो रियल मीनिंग है वो बच्चे को कभी वो समझ में नहीं आएगा। वो बच्चा लर्न नहीं कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस के लिए बच्चा वो सीख नहीं रहा है, बल्कि परफॉर्मेंस के लिए वो चीजों को याद कर ले रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमेशा लर्निंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस तो बाद में सही हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो मोटिवेशन है, किसी को प्रेरणा जो दिया जाता है, उसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है? पहला, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। इससे किसी बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ और इससे सीख लेता हूँ, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर। दूसरा कह रहा है कि होमवर्क करने से मेरा कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाता है, ये भी मोटिवेशन को एग्जाम्पल नहीं है। तीसरा पॉइंट है आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट। ये जो पॉइंट है ये इसका सही है, थर्ड वाला। ठीक है, कि मैं होमवर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टीचर है वो मुझे हर असाइनमेंट के लिए नंबर देगा। तो जब ये अगर बच्चे के दिमाग में ऐसी भावना है तो ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड। एक प्राइमरी क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए? गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स। उसको कोई सिर्फ और सिर्फ गैर उदाहरण देने चाहिए। ये सही है? नहीं, गलत है। उसे गैर उदाहरण नहीं देना चाहिए। सेकेंड, गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। उसको उदाहरण भी देना चाहिए और गैर उदाहरण भी देना चाहिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण नहीं देना, ये भी गलत है। और गिव ओनली एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देना, ये भी गलत है। उदाहरण भी देना और गैर उदाहरण नॉन एग्जाम्पल्स भी देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रोमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रेन? इन चार में से कौन सी स्ट्रेटजी है जो मीनिंग एंड मेकिंग, मीनिंग मतलब होता है अर्थ और मेकिंग मतलब बनाना, बच्चों के अंदर इन चार में से कौन सी स्ट्रेटजी मीनिंग और मेकिंग को प्रमोट करेगी या बढ़ावा देगी? देखिए, पहला है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो इससे उसका मीनिंग एंड मेकिंग को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हमने कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा और उसके बाद से हम क्वेश्चन का आंसर बता दें,
तो बच्चे को तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन इससे बच्चे को कोई उसने अपना मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो सीखने का, अपना खुद का आंसर निकालने का जो प्रोसेस है, वो उस बच्चा नहीं सीख पाएगा। दूसरा है यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, उस बच्चे को डरा करके, डराना या पनिशमेंट की वजह से, पनिशमेंट का यूज करके बच्चों को समझाना, इससे भी बच्चे को मीनिंग एंड मेकिंग की स्ट्रेटजी में प्रोमोट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तीसरा कह रहा है कि यूनिफॉर्म, एक समान, और जो स्टैंडर्ड, कॉमन जो तरीका है, उससे उस बच्चे को समझाने की कोशिश करना। इससे भी मीनिंग एंड मेकिंग का जो प्रमोशन नहीं हो पाएगा किसी भी बच्चे के अंदर। चौथा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब होता है नई नई चीज़ों की खोज करना, और डिस्कशन मतलब होता है किसी भी चीज़ पर आपस में चर्चा करना। तो जब हम कोई भी बच्चा एक्सप्लोर करेगा और डिस्कशन करेगा, तो उसके अंदर मीनिंग एंड मेकिंग की जो प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। मीनिंग एंड मेकिंग मतलब बच्चा खुद से अपना दिमाग को डेवलप करे, अलग अलग तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करे या सोचे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। इसमें से कौन सा उदाहरण है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी, लर्निंग स्ट्रेटजी, प्रभावी तरीके से सीखने का स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला पॉइंट है सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, दूसरा है मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, तीसरा है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, चौथा एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, और पांचवा सेल्फ क्वेश्चनिंग। अब इफेक्टिव लर्निंग के लिए पहला पॉइंट सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, एक गोल तय करना। ठीक है, हमें एक लक्ष्य तय कर लेना और उसके हिसाब से टाइम टेबल बना लेना, तो इफेक्टिव लर्निंग बिल्कुल सही है। दूसरा मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप, देखिए याद करने से अच्छा है कि चार्ट्स बनाकर, मैप बनाकर उन चीज़ों को समझना या पढ़ना, ये भी सही है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, उदाहरण और गैर उदाहरण का के बारे में सोच करके किसी चीज़ को समझना। चौथा है एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, उसके अपने उम्र के साथियों को समझाना, और पांचवा है सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से सवाल करना। अगर ये पांचों तो सही है, तो पांचों किस में है, पॉइंट नंबर 3 में। इन पांचों का यूज करेगा कोई भी बच्चा, तो वो इफेक्टिव लर्निंग बहुत आसानी से कर पाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, एक रचनावादी फ्रेम में एक बच्चे को किस नज़र से देखा जाता है। रचनावादी मतलब आप समझ सकते हैं, रचनावादी का मतलब क्या होता है, अलग अलग उदाहरण का, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखना, समझना और आगे बढ़ने के लिए खुद में प्रेरणा या कॉन्फिडेंस पैदा करना। अब कह रहा है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट चाइल्ड इज व्यूड एज, बच्चे किस तरह से देखे जाते हैं। पहला पॉइंट है टेबुला रासा का ब्लैंक स्टेट, तो ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं कि ब्लैंक स्टेट नहीं होते हैं, थोड़े बहुत हेरिडिटी भी उनके अंदर जरूर आती है। दूसरा है अ पैसिव बीइंग हु कैन बी सेव्ड, देखिए पैसिव आ गया, पैसिव आने की वजह से ही ये आंसर नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं रचनावादी की। रचनावादी मतलब जो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके किसी भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन पैसिव वो हो जाता है जो निष्क्रिय है, जब वो निष्क्रिय है तो वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, कोई तरीका जो उसको याद है वो सिर्फ उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो पैसिव वाला भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अ प्रॉब्लम सॉल्वर,
प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब किसी भी जो प्रॉब्लम है या समस्या है उसका समाधान निकालने वाला, एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, और इन्वेस्टिगेशन करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, अगर वो समस्या का समाधान निकालने वाला है तो वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करेगा ताकि वो आराम से सॉल्यूशन निकाल पाए। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन, आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो अच्छा पुलिस वाला वो होता है जो बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव होता है, चीज़ों को देखता है, समझता है, अलग अलग तरीके अपनाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है? अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। एक टीचर का क्या रोल होगा अगर वो कोऑपरेटिव लर्निंग को यूज कर रहा है? कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब होता है एक दूसरे से सहयोग करते हुए चीज़ों को सीखना। तो कोई भी टीचर का रोल क्या होगा अगर वो क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट कर रहा है? पहला पॉइंट इज टू लीव दैट द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, मतलब बच्चों को छोड़ देना ताकि बच्चे खुद से अपने मन से काम करें। ठीक है, तो इससे कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग का आप मतलब जानते हैं एक दूसरे से सहयोग करना। तो अगर बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे, वो सब अपने अपने जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में लग जाएंगे। दूसरा है इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, कि जो टीचर है उसको सपोर्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, और हर ग्रुप में खुद ही मॉनिटर करना पड़ेगा, देख रेख, अपने दिशा निर्देश या रूल्स रेगुलेशन देख रेख में अपने वो उन बच्चों को सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन। देखिए, चिल्ड्रन की एरर आप जानते हैं गलतियां, एंड मिसकंसेप्शंस जो वो अपने दिमाग में धारणाएं बना रखे हैं, गलत धारणाएं बना रखे हैं। तो ये क्या हैं? 4 ऑप्शन दिया है। पहला, हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये रुकावट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का रुकावट है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो एरर्स है, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जो गलतियां हैं या जो उनके अंदर गलत धारणाएं हैं ये सीखने का एक अवसर देती हैं, इनसे आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ये फेल्योर नहीं है, ये आपका फेल होना नहीं दर्शाता है, ये आपको एक्सपीरियंस देगा अलग अलग माहौल में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा पॉइंट है शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एरर्स को इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर हम इग्नोर कर देंगे कि बच्चे ने क्या गलती की है तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट है सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इन्फीरियर, ये भी गलत है। अगर कोई बच्चा गलती करता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो बच्चा है वो दूसरों के मुकाबले कमज़ोर है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, कि जो बच्चों की एरर्स हैं, जो गलतियां हैं और जो मिसकंसेप्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। क्योंकि जब वो गलतियां करेगा तो जो टीचर है वो उसको बताएगा कि उसने गलती की है और उसको सही करने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तो दोबारा से अगर बच्चे के सामने वो प्रॉब्लम आई तो वो बच्चा उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियागेट थियरी से क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू पियागेट स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। पियागेट के अनुसार
जो दिमाग में साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना है उसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने ये जब पियागेट थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमास क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग में बना हुआ है। जैसा जैसा बच्चा अनुभव करता है वैसा वैसा उसके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है उसके दिमाग में, और उसको हम कहते हैं स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with an appropriate question suggestion the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? आप क्वेश्चन आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, एक उचित क्वेश्चन से या सुझाव के द्वारा चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच सी कुड हैव रीच्ड अलोन। किसी भी बच्चे को अगर हम बुक दे दें और उसे पढ़ने के लिए कहें तो वो चीज़ों को पढ़ तो पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, एक टीचर क्या करता है? उन चीज़ों को समझाता है, एक्सप्लेनेशन देता है, सुझाव देता है। ठीक है, इससे वो बच्चे बहुत दूर तक की चीज़ों को समझ पाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को 22, लियो गॉट्स्की बेसिक मेंटल कैपेबिलिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू। गॉट्स्की के अकॉर्डिंग जो मेंटल कैपेसिटीज है वो अगले स्टेजेस में, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था कि ये अलग अलग स्टेजेस में जैसे डेवलपमेंट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये किसके थ्रू होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके थ्रू होता है, तो ये होता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। आप जानते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो बातचीत होती है, या एक दूसरे से लोग सीखते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये अगले स्टेज में बहुत तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? इसमें से डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन सा बताता है? पहला, लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। हमारा विकास नहीं भी हो रहा है फिर भी हम सीखते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर विकास नहीं होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग का जो रेट है, उसकी गति है, दर है, वो डेवलपमेंट विकास के दर से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। दोनों साथ साथ चलता है ना। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर, देखिए ये पॉइंट आ गया, तो इसका आंसर होगा थर्ड, कि जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आप जानते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मैंने पढ़ाया था जब स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इसमें इसको मैंने बताया था। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? दिमाग से, ज्ञान से संबंधित जो डेवलपमेंट या विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में उनको बांटा गया था। पहला था
सेंसोरी मोटर, सेंसोरी मोटर जो कि होता है 0 से 2 साल तक के बच्चों को इस कैटेगरी में रखा गया। दूसरा था प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 से 7 साल के बच्चों को रखा गया था। उनका जो दिमाग है, मानसिक जो इंटेलिजेंस है, वो किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तीसरा पॉइंट था इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तीसरा पॉइंट था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसका ये क्वेश्चन पूछा है। ये होता है 7 to 11 ईयर्स का। और लास्ट पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 से ऊपर के एज को इस स्टेज में रखा गया था। ठीक है, तो अब अलग अलग स्टेज की बात नहीं करेंगे, मैं बात करता हूँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो जब मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देखिए 7 से 11 साल के बच्चों जो आपके आसपास होंगे तो आप उसको अपने दिमाग में सोच सकते हैं। 7 से 11 साल के बच्चे में आप क्या पाएंगे, जो बच्चे हैं वो बहुत कॉन्क्रीट होते हैं, बहुत फर्म होते हैं अपनी बात पे। देखिए 7 साल से जो छोटा बच्चा है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो बच्चे लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक थिंकिंग होती है उनकी। ठीक है, सिंबॉलिक थिंकिंग मतलब कि कोई भी सिंबल्स को देख करके वो समझ पाएंगे कि वो चीज़ क्या है, लेकिन उसके बारे में लॉजिकल उनका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो इस स्टेज में आता है 7 to 11 ईयर्स में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो उसमें जो उनका दिमाग है वो लॉजिकल तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जो उनके बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिक होती है, ईगो सेंट्रिक मतलब क्या हुआ, जो बच्चे खुद को, दूसरे की राय को या बातों का महत्व नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो अब धीरे धीरे उनके में खत्म होने लगता है। और वो बच्चे ये सोचने लगता है कि दूसरे जो लोग हैं वो इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं। अब जो थिंकिंग होती है बहुत लॉजिकल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो हाइपोथेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हाइपोथेसिस आप जानते होंगे, जो हम मानते हैं, अभी भी उसमें ये बच्चे कमजोर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मेजर एकम्प्लिशमेंट ऑन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का सबसे बड़ा जो एकम्प्लिशमेंट है वो क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला पॉइंट, एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग तो गलत हो गया, अभी मैंने बताया। सेकेंड, सर्कुलर रिएक्शन अभी भी गलत हो गया, क्योंकि अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं। और तीसरा है एनिमिस्टिक थिंकिंग, अभी उनके अंदर एनिमिस्टिक थिंकिंग नहीं है। एबिलिटी टू कंजर्व इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच ए जीन पियागेट एंड लेव गॉट्स्की व्यू लर्निंग एज। देखिए रचनावादी जीन पियागेट और गॉट्स्की लर्निंग को किस तरीके से देखते थे। पहला पॉइंट है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस। दूसरा पॉइंट है पैसिव, पैसिव तो होगा नहीं, अगर वो रचनावादी है तो पैसिव नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव है तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि मीनिंग मेकिंग का प्रोसेस एक्टिव एंगेजमेंट से। क्वेश्चन 6, Question 26, selecting and presenting stories and clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional role is an effective strategy to।
स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स न्यूज़पेपर से, ठीक है, सेलेक्ट करके उनको बच्चों के सामने दिखाना, जिसमें जो मेन है, आदमी है, एंड जो वीमेन है, औरत है, वो अपने ट्रेडिशनल रोल में, जो ट्रेडिशनल वो हुआ, जो हम मान के चलते हैं कि वो उनका काम है। जैसे मेजोरिटी जो लोगों की होती है, वो मानते हैं कि जो औरत है, विमेन है, उन्हें घर पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी क्लिपिंग न्यूज़पेपर से निकाल करके हम क्लास में दिखाएं जिसमें जो औरत है वो ऑफिस का काम कर रही है या कहीं नौकरी कर रही है, ठीक है, तो इससे ये जो स्ट्रेटजी अगर कोई टीचर अपनाता है तो इससे क्या होगा? पहला, प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, नहीं, गलत। दूसरा, इनकरेज स्टीरियोटाइपिकल जेंडर रोल्स, ये इनकरेज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तीसरा, काउंटर, हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो पहले से रूढ़ी बनी हुई है, ठीक है, जेंडर को लेकर के, लिंग को लेकर के, उसको ये खत्म करेगा, उसका वो सामना करेगा, रोकेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर बच्चा देख रहा है कि उसके घर का माहौल वो देख रहा है कि उसकी माता को उस काम नहीं करने दिया जाता बाहर जाने के लिए, उसके दिमाग में मेन एंड वीमेन का जो जेंडर बायस है वो पैदा होने लगा। लेकिन अगर कोई टीचर कोई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग ला करके बच्चों को दिखाता है, समझाता है, तो बच्चा देखेगा कि जो औरत है वो भी काम कर सकती है, काम करती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो रूढ़िवादी, उसके अंदर थिंकिंग नहीं जन्म लेगी, ठीक है, स्टीरियोटाइप वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। इसमें कह रहा है कि एक सिचुएशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़िए और इसमें बताइए कि कोलबर्ग के जो मोरल थिंकिंग का जो स्टेज था उसमें किस स्टेज को ये दर्शाता है। Right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. ये आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, एथिकल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristic be categorized? Ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivation and intention of others. ये हो जाएगा इंटरपर्सनल। कह रहा हार्वर्ड गार्डनर थियरी के हिसाब से, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो हार्वर्ड गार्डनर ने थियरी दिया था उसके हिसाब से किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस ये जो नीचे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है इससे किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या बता रहा है, खासियत कि एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। किसी अगर बच्चे के, इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूसरे का मूड देख करके, उसका टेम्परामेंट या स्वभाव देख करके उसको मोटिवेशन दे पाए या उसका इंटेंशन समझ पाए, तो इसको किस स्टेज में रखेंगे? तो ये इंटरपर्सनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से किस कारण से बच्चों का असेसमेंट होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट दिया हुआ है, अब आप देखिए। पहला पॉइंट है टू सेपरेट एंड लेवल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स। बच्चों को सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो कभी भी असेसमेंट जो है, मूल्यांकन बच्चों को अलग करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन बच्चों को अलग करने के लिए नहीं किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, दिशा सही है या नहीं, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। दूसरा, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, मूल्यांकन इसके लिए किया जाता है ताकि टीचिंग, पढ़ाने का
और सीखने का जो प्रोसेस है वो और बेहतर किया जा सके। तीसरा, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पता करने के लिए कि बच्चे के अंदर जो काफ़ी दिनों से पढ़ाया या सिखाया जा रहा है उससे बच्चे के दिमाग पे परिवर्तन आ रहा है या नहीं, वो बच्चा, उस बच्चे का मानसिक शारीरिक हर तरह का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट, टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट। और मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे का कैपेबिलिटी, क्षमता, पोटेंशियल, उसकी संभावना, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे आता है 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप पढ़ेंगे, 2 पार्ट में वो वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आप बहुत आसान से समझ पाएंगे कि समाजीकरण किसे कहते हैं। कह रहा है कि इन 4 में से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के लिए। पहला, मीडिया। हाँ, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है समाजीकरण में। स्कूल का भी रोल होता है, फैमिली का और आस पड़ोसी का। तो ये चारों का होता है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये वीडियो। इसमें मैंने पेपर 2 का जो बाल विकास के क्वेश्चन थे इसका एनालिसिस किया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत बार क्वेश्चन मिलते जुलते आपको ज़रूर दिख जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।